कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 37वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 37वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं। सर 498 ए केस में डिफ़ॉल्ट बेल और रेगुलर बेल में क्या डिफरेंस है और डिफ़ॉल्ट बेल किस कोर्ट से मिलती है? तो देखिए डिफ़ॉल्ट बेल कोई नहीं होता है, एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल होता है। देखिए जो एंटीसिपेटरी बेल होता है वो गिरफ्तारी से पूर्व ही लिया जाता है और जो रेगुलर बेल होता है जब कोर्ट में आपकी चार्जशीट लग जाती है उसके बाद आपको लेना होता है। यही इसके लिए सबसे बेहतर समय होता है। तो एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल होता है। एंटीसिपेटरी बेल आपको सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से लेना होता है। रेगुलर बेल जहां जिस कोर्ट में आपका ट्रायल चल रहा होता है उसी कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर रहा होता है और उसके बाद अगर वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके अपीली न्यायालय में आपको अपील करना होता है। बाकी इसके ऊपर मैं डिटेल में कई वीडियो बना चुका हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, रेगुलर बेल क्या होता है, कहाँ से लेना होता है। उन वीडियोज को देख के आप डिटेल में समझ सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर जी कॉल डिटेल्स कैसे निकलवा सकते हैं प्लीज बताइए। तो देखिए कॉल डिटेल निकलवाने के लिए किसी पार्टी के पास कोई पावर नहीं होता है, ये पावर पुलिस या फिर कोर्ट के पास होता है। अगर पुलिस या कोर्ट चाहे तभी कॉल डिटेल्स किसी का मंगवा सकती है, कंपनी से मांग सकती है। इसके लिए 91 सीआरपीसी में प्रोविजन किया गया है। हाँ जो पार्टी है वो 91 सीआरपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दे सकती है कि कॉल डिटेल मंगवाया जाए। ये केस के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो ऐसे में कोर्ट यदि चाहे तो मंगवा सकती है, बाकी आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये पावर कोर्ट के पास या पुलिस के पास होता है। पुलिस या कोर्ट जब चाहे तभी मंगवा सकती है। इसको मंगवाने के लिए आप न्यायालय से प्रार्थना पत्र देके एक प्रार्थना बस कर सकते हैं, वो भी 91 सीआरपीसी के अंतर्गत। 91 सीआरपीसी के अंतर्गत जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है, मेरा जो बुक आ रहा है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो वो बुक ले सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसमें आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी। साथ ही साथ 91 सीआरपीसी के बारे में भी आप जान जाएंगे। तो अपना प्रार्थना पत्र आप खुद ड्राफ्ट करके और कॉल डिटेल मंगवाने के लिए न्यायालय से एक प्रार्थना पत्र मांग कर पाएंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अगर पति किसी दूसरी लड़की से बात करे तो जो पति चरित्रहीन हो तो क्या करेगा? तो देखिए अगर जो पति है वो किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा है, पति किसी दूसरी लड़की से संपर्क रखता है, तो ऐसे में जो पत्नी है पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए लगा के यही बात साबित कर सकती है कि मेरा जो पति है वो शादी के बाद मेरे अलावा किसी अन्य से संबंध रखता है। तो इसके आधार पर पति को सजा भी हो सकती है। साथ ही साथ जो पत्नी है वो मेंटेनेंस भी प्राप्त कर सकती है। गलती जो ही करेगा सजा उसे ही मिलनी चाहिए। तो पति पत्नी दोनों के लिए नियम बने हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। डिवोर्स केस में वाइफ एंड हर एडवोकेट हैव नॉट फिल्ड रिमाइंडर एंड आल्सो नॉट अपीयरिंग ऑन डेट्स, केस डिसमिस की एप्लीकेशन लगानी चाहिए। तो देखिए अगर वाइफ ने ही ये डिवोर्स का केस किया है तो ऐसे में आप अब लगा सकते हैं, क्योंकि जो केस करता है अगर वही पार्टी नहीं आ रही है तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टी होती है उस केस को खारिज करा सकती है। तो जैसे ही लॉकडाउन के बाद अब मार्च से कोर्ट खुलता है, जो पहली डेट पड़ेगी उसके बाद आप उसी दिन कहिएगा कि इस केस को खारिज कर दिया जाए। हो सकता है कि जज साहब एक अंतिम अवसर दे। अगर उस अंतिम अवसर पे भी अगर आपकी पत्नी या उसके वकील नहीं आते हैं तो केस खारिज किया जा सकता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर प्लीज बताइए मुस्लिम मर्दों को एक से ज्यादा निकाह करना अलाउ है या नहीं? तो देखिए अगर कोई मुस्लिम पुरुष है और ऐसे में वो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, कोई दूसरा प्राइवेट काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो मुस्लिम पुरुष 4 निकाह कर सकता है, 4 पत्नियां एक साथ रख सकता है। लेकिन यदि एक पत्नी मान लीजिए है उसकी और बिना उसकी इजाजत के, परमिशन के वो दूसरी पत्नी रखता है
तो ऐसे में मुस्लिम पुरुष के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 तो नहीं लग सकती है, लेकिन हाँ कोर्ट ने इस चीज को पहली पत्नी के साथ क्रूरता माना है। यानी पहली पत्नी को यदि बिना सहमति के, बिना उसकी मर्जी के ही दूसरी शादी कर लेता है मुस्लिम पुरुष, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत यह चीज कोर्ट ने एक अपराध माना है। लेकिन मुस्लिम पुरुष जो है उसे 4 पत्नियां रखना अलाउ है, रख सकता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरा 498A का केस को 2 साल हो गया है, अभी तक सिर्फ डेट ही चल रही है, क्या करें, वकील ध्यान नहीं देता है। तो देखिए आपका केस क्यों फंसा पड़ा है, पहले जो ये चीज जानना जरूरी है। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से कोर्ट बंद है, इसकी वजह से देर हो रहा हो, क्योंकि सारे केस में ही ऐसा ही हो गया है। सारे केस ऐसे ही लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं। जब से पहला वाला लॉकडाउन लगा था उसके बाद से ही कोर्ट में सही से काम नहीं हुआ, हमेशा लॉकडाउन ही रहा, हमेशा जीडी ही लगा, कोर्ट बंद ही रहे। तो हो सकता है इसके वजह से आपका केस फंसा हो, या फिर दूसरा कोई कारण भी हो सकता है। तो एक बार आप ये चीज पता लगाने का प्रयास कीजिए कि किस वजह से आपका जो केस है वो पेंडिंग पड़ा है, किस वजह से ऐसे लटका है, आपका केस जो है किस कार्यवाही में है। तो अभी बताया जा सकता है कि जिस कार्यवाही में फंसा है कि उस कार्यवाही से आप केस को कैसे निकाल सकते हैं बाहर, और जल्दी से जल्दी कैसे उस कार्यवाही को पूरा करा के नेक्स्ट में आप प्रवेश कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मुझसे कॉल पे बात करिए, डिटेल में अपनी समस्या को बताइए, मैं आपको जो भी चीजें होगा उसका सलूशन बता दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर कोर्ट में जिन 60 शब्दों का प्रयोग होता है उन पर एक वीडियो बनाएं और उनका मतलब बताएं। ठीक है जी, जल्दी ही मैं इस पे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेता हैं। सर इंटरिम मेंटेनेंस अपील में पत्नी नहीं आए तो क्या होगा, कैसे बताएं सर प्लीज। तो देखिए अगर आप का इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है, आपने उसका अपील किया है और ऐसे में आपकी जो पत्नी है वो नहीं आ रही है, तो ऐसे में जो केस है उसे एक पक्ष ही सुना जाएगा, यानी आपका ही सिर्फ सुना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ऑर्डर आएगा वो एक पक्ष ही सुना जाएगा तो वो सिर्फ आप ही के पार्टी फेवर में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी कोर्ट का फैक्ट होगा कोर्ट पहले उसे चेक करेगा, उसके बाद आपकी बात सुनेगा। अब जैसा कोर्ट को प्रतीत होता है, अगर कोर्ट को लगता है कि इंटरिम मेंटेनेंस को बंद कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए तो करेगा, नहीं करना चाहिए तो नहीं करेगा। यानी अगर पत्नी नहीं आती है तो भी जो कोर्ट होगा सारी फैक्ट को चेक करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपकी बात सुन के आप जो कह रहे हैं उसको अलाउ कर देगा, ऐसा नहीं होता है। पत्नी का भी जो फैक्ट है वो कोर्ट खुद ही चेक करेगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। वेरी वेरी नाइस वीडियो सर जी, थैंक्स अलॉट, वेलकम। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। व्हाट्सएप चैट एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग एविडेंस के रूप में बता सकते हैं कोर्ट में। तो देखिए व्हाट्सएप चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो होती है उसके लिए एक रूल बना रहता है। एविडेंस एक्ट की धारा 65B में सारी नियम और शर्तें बताई गई हैं कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होते हैं उन्हें आप कोर्ट में एविडेंस के रूप में पेश कर सकते हैं। यदि आपका जो एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो उन शर्तों को पूरा करता है तभी आप दे सकते हैं। जैसे शॉर्ट में बता देता हूं कि व्हाट्सएप चैट अगर आप सबूत के तौर पे देना चाहते हैं तो ऐसे में जिस मोबाइल में चैटिंग हुई है वो मोबाइल ही आपको सही सलामत स्थिति में और चालू हालत में ही कोर्ट को एविडेंस के रूप में दे देना होगा। कोर्ट उस मोबाइल से ही उसे चेक करेगा। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप चैट का आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल के कोर्ट में लगा देंगे और कोर्ट मान जाएगा। या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी यही है कि जिस मोबाइल में हुआ है ऑडियो रिकॉर्डिंग वो मोबाइल ही आपको देना पड़ेगा सबूत के तौर पे। ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट होगा उसमें आप ऑडियो रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में भर के दे देंगे और कोर्ट उसे सबूत के तौर पे ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो यही चीजें हैं, यही कुछ नियम शर्तें हैं, इन्हें आपको मानना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम हो सकता है, कोर्ट उसे सबूत के तौर पे ले सकता है। तो अभी तक जो भी कमेंट आए थे मैंने उसका जवाब दे दिया है। तो आशा करता हूं आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। तो आशा करता हूं ये प्रोग्राम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।